हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने दिसंबर 2019 वाला पेपर सॉल्व करवाया था। ये जो पेपर है ये जुलाई 2019 वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उल्टे क्रम में पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। दिसंबर 2024 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की है, और उसके पहले जो पेपर हुए हैं तो उस क्रम में मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 2012 तक मैं सभी पेपर सॉल्व करवा दूंगी जितने ऑफलाइन पेपर हुए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटती है। उसकी समस्त यात्रा की औसत चाल है। हमें औसत चाल बतानी है। तो चलिए देखते हैं कितनी होगी औसत चाल। दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर एक तरफ से दूरी है, यानी कि वह वापस भी लौटती है, तो कुल दूरी 10 किलोमीटर हो गई। पहले हम दोनों का अलग अलग समय निकाल लेंगे। पहले जाते वक्त उसे कितना समय लगा है? चाल बराबर होती है दूरी बटे में समय। चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है 5, और समय हमें निकालना है। हमने मान लिया T1। T1 हो गया 5 बटे में 12। फिर आते वक्त उसे कितना समय लगा है? आते वक्त उसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी 5 किलोमीटर ही है, और ये हमने मान लिया समय T2। T2 बराबर हो गया 5 बटे में 8। T1 निकाला 5 बटे 12, T2 निकाला 5 बटे 8। दोनों समय को हम जोड़ देंगे। T निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे। 5 बटे 12 और 5 बटे 8 दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें मिलेगा 25 बटे में 24। हमने T निकाल लिया है 25 बटे में 24। अब ऐसा करते हैं, इसको कर देते हैं साफ, जगह तो है नहीं, इसका काम हो गया खत्म। दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। क्यों? 5 किलोमीटर जाने में, 5 किलोमीटर आने में। चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे में समय। दूरी है 10, समय है 25 बटे में 24। ये जो 24 है ये ऊपर चले जाएंगे, ये 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 25, ऊपर आ गया 48, नीचे बचा 5। 48 में 5 से भाग दे देंगे, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल आ जाएगी। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? पहला है मीटर प्रकाश वर्ष हर्ट्ज, दूसरा है बालिस्त प्रकाश वर्ष, तीसरा है बालिस्त मीटर प्रकाश वर्ष, और चौथा है मीटर हर्ट्ज बालिस्त। तो जिसमें केवल दूरी मापने की मात्रक है वह है तीसरा विकल्प बालिस्त, यानी कि हाथ की लंबाई। मीटर और प्रकाश वर्ष ये दूरी मापने के मात्रक हैं। बालिस्त जो है प्राचीन माप है। पहले पुराने समय में इसी तरीके से लंबाई को हम लोग नापते थे, यानी जो दूरी होती थी वह बालिस्त से भी नापी जाती थी। क्यूबिट भी जिसे कहा जाता है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समीर अपने कंचे को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों तनी हुई सेलोफेन शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा? पहला है समाचार पत्र सेलोफेन शीट कालीन, दूसरा है समाचार पत्र कालीन सेलोफेन शीट, तीसरा है सेलोफेन शीट समाचार पत्र कालीन, और चौथा है सेलोफेन शीट कालीन समाचार पत्र। तो घर्षण जो होता है संपर्क में दो सतहों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है। अब इसमें पूछा गया है कि घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार होगा कंचे पर लगने वाला। तो इसमें जो तीसरा विकल्प लिखा हुआ है सेलोफेन शीट समाचार पत्र और कालीन, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बढ़ते क्रम में बताना था, तो जो सेलोफेन शीट है ये चिकनी होती है और लचीली भी होती है, तो इस पर घर्षण बहुत कम होगा।
फिर समाचार पत्र पर इससे थोड़ा ज्यादा होगा और कालीन पर सबसे ज्यादा होगा। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कोई पिंड रैखिकता किसी एक समान वेग से गतिमान है यदि समय को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। पहला है, इस गति का दूरी समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। दूसरा है, इस गति का वेग समय ग्राफ वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। तीसरा है, इस गति का दूरी समय ग्राफ वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। और चौथा है, इस गति का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। तो गति क्या है? यदि किसी पिंड की स्थिति समय के साथ बदलती है तो पिंड को गति के रूप में माना जाता है। अब इसमें कहा गया है कि कोई पिंड है रैखिकता एक समान वेग से गतिमान है। तो एक समान वेग से गतिमान है तो जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा? इस गति का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है, यानी जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? पहला है पैराफिन मोम, दूसरा कोक, तीसरा बिटुमेन, चौथा स्नेहक तेल। तो पैराफिन मोम पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, बिटुमेन पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, स्नेहक तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, लेकिन कोक पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कोक जो है धातुकर्मी कोयले का उपोत्पाद है, ये पेट्रोलियम का नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पेट्रोलियम के उत्पाद और कौन कौन से हैं? पेट्रोल है, डीजल है, पैराफिन मोम है, केरोसिन है, बिटुमेन, स्नेहक तेल, ये सभी पेट्रोलियम के उपोत्पाद है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है। कक्ष ताप 30 डिग्री सेल्सियस है। सुबह होने पर वह इन तीनों वस्तुओं के ताप रिकॉर्ड करता है जो T1, T2 और T3 है। निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों के निरूपण की सबसे अधिक संभावना हो सकती है? तो प्रश्न में कहा गया है कि अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और धातु का चम्मच रात भर रखता है। कक्ष ताप 30 डिग्री सेल्सियस है। तो सुबह होने पर इन तीनों के वह ताप मापता है। तो T1, T2 और T3 में क्या संबंध है? तो तीनों ही बराबर होंगे क्योंकि कमरा जो है बंद है, पहले ही बताया गया है। तो तीनों के मान होंगे बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जीवों में से कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? पहला है शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा है राइजोबियम और चौथा है वायरस यानी कि विषाणु। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। यह पौधे के हरे भाग यानी हरित लवक के अंदर होता है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना सकता है? तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय बालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? पहला है सफेद बाल, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा की परत। दूसरा है सफेद बाल, मुड़े हुए लंबे पैर, लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत। तीसरा है सफेद बाल, चपटे पैर, बालों की परतें और चौथा है सूंघने की तीव्र शक्ति, चपटे पैर, बालों की परतें। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत अधिक सर्दी होती है। वहां रहने वाले जानवरों ने इन गंभीर परिस्थितियों के लिए अपने आप को अनुकूलित कर लिया है। अब इसमें पूछा गया है कि कौन से लक्षण ध्रुवीय बालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं? तो सफेद बाल, चपटे पैर, त्वचा के नीचे वसा की परत, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध में निम्नलिखित कौन से पोषक तत्व होते हैं? पहला है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, दूसरा है प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन और चौथा है प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी। तो दूध में जो पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, प्रोटीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B12 और जिंक प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसमें जो विकल्प सही होगा वही होगा पहला विकल्प, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधी यानी रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है? पहला है क्लोरीन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है ब्रोमीन और चौथा है सल्फर।
तो बैंगनी रंग के विलयन में प्रयुक्त अधातु जो घावों पर एक एंटीसेप्टिक के रूप में लगाई जाती है वह होती है आयोडीन। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है, यानी जो गलत है वह हमें बताना है। पहला है वायु में भार होता है, दूसरा है मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, तीसरा है जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और चौथा है वायु स्थान घेरती है। तो हमें वह बताना है जो गलत है। तो दूसरा विकल्प लिखा हुआ है कि मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती, ये गलत है क्योंकि मृदा में वायु उपस्थित होती है। अब मृदा में वायु उपस्थित होती है, यदि आपको इसका पता लगाना है तो किसी मिट्टी के टुकड़े को, यानी छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा हो सूखा, उसे आप पानी में डालिएगा तो बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो वायु होती है वह बुलबुले के साथ बाहर आ जाती है। तो मृदा में वायु उपस्थित होती है, इसमें लिखा है नहीं होती, तो ये हो गया गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों का नीचे दिया गया कौन सा मिलान सही है। हमें करना है मिलान, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। चलिए मिलाते हैं। लिखा है यकृत यानी कि लीवर। तो लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, चौथे से मिला देंगे। आमाशय जहां प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, पहले से मिला देंगे। पित्ताशय जहां पित्त रस संचित होता है, इकट्ठा होता है। और अग्नाशय क्षुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है और चौथा है सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। तो कोशिका जो है सभी ज्ञात जीवों की मूल संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैविक इकाई है। कोशिका के विषय में सत्य कथन बताना है तो किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं, ये सही है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऊतक जो है विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं का एक समूह है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन की विधा से सही मिलान किया गया है। हमें करना है मिलान, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। लिखा है ईस्ट। तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, अलैंगिक जनन की ये विधि होती है। उसके बाद लिखा है आलू। तो आलू में होता है कायिक प्रवर्धन। शैवाल में होता है खंडन, ये तो सही मिला हुआ है। और कवक में बीजाणु समासंग। तो इस क्रम में ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा, यानी कि जो पहला विकल्प है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीसरा है अम्लीय वर्षा और चौथा है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है, तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है। पहला है रक्तक्षीणता यानी कि एनीमिया, स्कर्वी, अतिसार, हैजा, दूसरा है मियादी बुखार, मलेरिया, रक्तक्षीणता, स्वाइन फ्लू, तीसरा है मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो और चौथा है डायबिटीज, मियादी बुखार, मलेरिया, रक्तक्षीणता। संचारी रोग क्या होते हैं। वे रोग जो मनुष्यों और जानवरों में जैविक एजेंटों के माध्यम से एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचते हैं। अब इसमें संचारी रोग कौन कौन से हैं। मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है। पहला है विज्ञान हमेशा स्थायी होता है, दूसरा विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, तीसरा विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है और चौथा है विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। अब हमें
वह कथन बताने हैं जो सही नहीं है। तो विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, ये गलत है, क्योंकि विज्ञान प्रकृति में अस्थिर है, अस्थायी है, तो यही गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? पहला निष्पक्षता, दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तीसरा है वैज्ञानिक स्वभाव और चौथा है स्थायी मानस प्रवृत्ति। तो जिसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है, निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, स्थायी मानस प्रवृत्ति का विकास विज्ञान द्वारा नहीं होता। ABC सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। पहला है छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना, दूसरा है छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना, तीसरा है सृजनात्मक विचारों को रटने के माध्यम में छात्र का मार्गदर्शन करना और चौथा है उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना। तो विज्ञान शिक्षक की भूमिका पूछी गई है। विज्ञान का उद्देश्य छात्रों को अपने संचार कौशल को विकसित करने में सक्षम बनाना है, ताकि वे वैज्ञानिक जानकारी को समझ सकें। अब विज्ञान शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी कि NCF 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा, पहला है सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, दूसरा है सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, तीसरा है शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए और चौथा है विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। तो NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा वह है जो शिक्षार्थी के लिए यानी कि सीखने वाले के लिए सच्ची है, जीवन के लिए सच्ची है, शिक्षार्थी के वातावरण के लिए सही है और विज्ञान के लिए सही है। शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ये NCF में नहीं कहा गया है। तो इसमें जो सही है वह हमें बताना है। A सही है, B सही है, D सही है। A, B, D सही है, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापरक संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित होगी? पहला है याद करना, दूसरा बोध करना, तीसरा सर्जन करना और चौथा अनुप्रयोग करना। तो यदि प्रश्न सकारात्मकता दर्शा रहा हो तो याद करने वाला उत्तर कभी भी सही नहीं होगा, विकल्प उसे पहले ही काट देना। यदि प्रश्न सकारात्मकता दर्शा रहा हो, ये भी याद रखिएगा। तो पहला तो इसमें गलत हो गया, 3 विकल्प बचते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि संचालन करना से सबसे अधिक संबंधित जो है कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया वह बतानी है, तो वह है सर्जन करना, क्रिएटिंग। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास को अन्य लोगों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से बढ़ाया जाता है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? पहला है विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना, दूसरा है छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, तीसरा है सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना और चौथा है छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। तो पूछा गया है कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? पहला है संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो, दूसरा है प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट, तीसरा है सीखने वालों के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना, और दूसरा है संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर। तो जिसमें शिक्षार्थी सक्रिय रूप से शामिल हों वही विकल्प सबसे अच्छा है और वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा विकल्प लिखा हुआ है कि सीखने वालों को यानी कि शिक्षार्थियों के द्वारा
सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन और उसका निष्कर्ष निकालना। तो इसी के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना को सबसे अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? पहला है, यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। दूसरा है, इसका संचालन आसान है। तीसरा है, यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठी करता है। और चौथा है, यह सीखने वालों में मेहनत की आदत का विकास करता है। तो विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है। तो यह सीखने वालों को यानी कि शिक्षार्थियों को हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित आकलन के लिए है? पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है अवधारणा मानचित्रण, तीसरा है पेपर पेंसिल परीक्षण और चौथा है जर्नल लिखना। तो बाल केंद्रित आकलन के लिए जो है वह हमें बताना है। तो पोर्टफोलियो, अवधारणा मानचित्रण, पेपर पेंसिल परीक्षण इसमें शामिल नहीं होगा और जर्नल लिखना। ABD सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब इन सबके बारे में जान लीजिए कि ये होते क्या है। पोर्टफोलियो क्या है? तो इसमें समय के साथ एकेडमिक उपलब्धि और सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना रिपोर्ट, दत्तकार आदि जैसे शिक्षार्थी के काम के नमूने शामिल होते हैं। अवधारणा मानचित्रण क्या है? तो छात्रों को स्पष्ट रूप से यह जांचने में मदद करने के लिए यह एक शिक्षा शास्त्रीय तकनीकी है कि नई अवधारणाओं को पहले से सीखी गई अवधारणाओं से कैसे संबंधित किया जा सकता है। पेपर पेंसिल परीक्षण, इसका उपयोग प्रतिभागियों की नेत्र संबंधी क्षमता के प्रासंगिक कारकों को मापने के लिए किया जाता है, तो इसीलिए ये इसमें शामिल नहीं है। और जर्नल लिखना, यह एक विशेष विषय पर अपनी अंतर्दृष्टि, धारणाओं, अनुभवों आदि को रिकॉर्ड करने के लिए शिक्षार्थियों द्वारा लिखे गए लेखन के एक रूप को संदर्भित करता है। तो ABD इसमें सही है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है। पहला है रचनात्मक आकलन, दूसरा है योगात्मक आकलन, तीसरा है स्व आकलन और चौथा है सत्र आकलन। तो विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ है आत्म मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन। इसे ही स्व मूल्यांकन कहते हैं, इसे ही आत्म मूल्यांकन कहते हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृता कोई विद्युत परपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किस एक का उपयोग कर सकती है? पहला है मोटा धागा, दूसरा है स्टील का तार, तीसरा है कांच की छड़ और चौथा है रबड़ का पाइप। तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं जो विद्युत का सुचालक हो। तो मोटा धागा ये तो विद्युत का कुचालक है, कांच की छड़ भी नहीं है, रबड़ का पाइप भी नहीं है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्टील का तार। विद्युत परपथ को पूरा करने के लिए स्टील के तार का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, चींटी के दंश में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? एक प्रश्न रह गया है ये वाला, पहले इसको देखते हैं फिर अगला प्रश्न देखेंगे। सही कथन को पहचानिए। अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा है अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तीसरा है उत्तल दर्पण सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और चौथा है उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो जो उत्तल दर्पण होता है वह हमेशा काल्पनिक छवि यानी काल्पनिक प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसका उपयोग वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। और जो अवतल दर्पण होता है यह सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है चींटी के दंश में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? पहला है एस्कॉर्बिक अम्ल, दूसरा है फार्मिक अम्ल, तीसरा है ऑक्जेलिक अम्ल और चौथा है एस्टिक अम्ल।
तो चींटी की रैंक में होता है फार्मिक अम्ल। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल खट्टे फलों में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल सिरके में होता है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी ईंधन के 3.7 किलोग्राम को पूर्ण दहन कराने पर 1.665 गुणा 10 की पावर 8 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रकों में इस ईंधन का कैलोरी मान है। तो मानक मात्रकों में इसका कैलोरी मान पूछा गया है, ऊष्मीय मान पूछा गया है। तो क्या करेंगे कि हम इसमें ये जो हमें मान दिया गया है 10 की पावर 8 और ये जो 3 ईंधन की जो ईंधन के 3.7 किलोग्राम के पूर्ण दहन पर, तो इस 3.7 से दे देंगे भाग। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वह हमें मिलेगा 45,000। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था जुलाई 2019 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।